नमस्ते, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ऋतु शर्मा। आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर, साप्ताहिकी, जिसमें हम आपको बहुत कम समय में देते हैं हमारे कार्यक्रम की पूरी जानकारी। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि ग्रीन टीम ने आपके लिए इस हफ्ते इकट्ठी की है कौन कौन सी जानकारियाँ। अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम आप और हमसे। इस हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई थी रजा हैदर से। इनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। ये पिछले 1.5 दशक से ग्रामीण शिक्षा पर काम कर रहे हैं। हमारी टीम ने इनसे की खास मुलाकात और जाना कि शिक्षा में आए अब तक के बदलावों के बारे में, साथ ही बहुत कुछ। आइए डालते हैं एक नजर। जो आप कह रहे हैं कि बजट बढ़ा है, तो क्या पर स्टूडेंट के हिसाब से बढ़ा है या बजट का ज़्यादातर हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं बिल्डिंग बनाने में जा रहा है? क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता हम देख रहे हैं कि लगातार घट रही है, मतलब ख़राब हो रही है, स्तर नीचे जा रहा है। अभी कुछ स्कूलों में जो है इंस्पेक्टर गए तो उन्होंने देखा कि क्लास 5th का बच्चा स्टूडेंट जो है वो क्लास 2 के बच्चे के लेवल के बराबर भी शिक्षित नहीं है। तो ये जो अभी बजट का एलोकेशन हो रहा है वो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हो रहा है या शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की? ये अच्छा सवाल है। इस सवाल के अंदर 2 सवाल हैं दरअसल। पहला सवाल तो ये है कि क्या वाकई में स्तर बढ़ा है या घटा है, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल जो निहित सवाल था, जो पहला जिससे आपने शुरुआत की थी, वो ये था कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमारा ज़्यादा पैसा तो नहीं खर्च हो जा रहा? दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में ही हमारा मेजर बजटरी एलोकेशन चला जाता है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो बुनियादी ढांचा है स्कूल का वही नहीं है मौजूद बहुत जगह। मतलब जिसमें आप कह रहे हैं बिल्डिंग नहीं है, जिसमें बिल्डिंग है, फर्नीचर है, रेगुलर स्टेशनरी है, चीज़ें हैं जो छोटी मोटी रोज़मर्रा के स्कूल चलाने के लिए ज़रूरत होती है जिनकी, तो आपने एक बड़ा एलोकेशन उठाया, वहाँ दे दिया। अब उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि आप नए स्कूल या नए तरीके का जो विज़न है उसको लाने में आपको दिक्कत हो जाती है। वजह ये कि आपका सारा पैसा तो सिर्फ अलमारियों में चला गया। मसलन सारा पैसा 1 साल का बड़ा बजट जो है सिर्फ टेबलों में चला गया, और वो भी सिर्फ मास्टर साहब की टेबल आई, बच्चों की टेबलें रह गई, तो बच्चे टाट लेके स्कूल जाते हैं आज भी। तो हमारे देश में अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम ये नहीं तय कर पाए हैं कि जो सबसे निम्नतम स्तर होना चाहिए किसी बच्चे का वो क्या होगा। क्या वो बच्चा जो घर से टाट लेकर के आता है वही स्तर होना चाहिए, या क्या हम उसको इतनी गारंटी दे सकते हैं कि अगर वो स्कूल आता है तो वो कम से कम एक डेस्क के ऊपर बैठ के ठीक से पढ़ाई करके और दिन में एक वक्त का खाना खा के वापस घर जाएगा। बस इतनी सी गारंटी देनी थी जो हम पिछले 65 सालों में नहीं दे पाए। जहाँ पर इसकी आज मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, वहाँ के स्टूडेंट को सबसे बड़ी, वहाँ के छात्रों को सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी भी कर ली है गांव में, तो अब क्या करें? ये तो बात जो है, अब कहाँ जाएं, क्या करें माध्यमिक शिक्षा के लिए? जो हमारा तंत्र है जिस तरीके से बनाया गया, उसमें 3 चीज़ें थीं। एक थी बेसिक एजुकेशन, जिसको कि प्राइमरी स्तर तक रखा गया, फिर दूसरी थी जूनियर हाई स्कूल या जिसको माध्यमिक शिक्षा कहा गया, और फिर हाई स्कूल और इंटर था जिसको अब +2 हम लोग कहते हैं। ये पूरा जो बेसिक एजुकेशन थी उसके ऊपर ये ज़ोर था, आज़ादी के बाद पूरा ज़ोर था हमारा कि हम बेसिक एजुकेशन कम से कम पूरी करा लें। लेकिन उसका जो पूरा असर हुआ वो हुआ तब जब हमारा ये कानून पास हो गया। और कानून पास कब हुआ? वो बहुत देर में हुआ, 2000 शिक्षा का अधिकार कानून, वो 21वीं सदी में आकर के होता है। तो हमने 55 साल ऐसे ही गुजार दिए। उसमें कोई तंत्र के ऊपर हमारा कोई बहुत ज़्यादा फोकस कभी नहीं रहा कि हम कोई सेटअप बनाएं, कोई चीज़ ऐसी करें जो कि वाकई हम जिसके थ्रू डिलीवरेबल्स बना सकें कि ये हमारा डिलीवरी मैकेनिज़्म है। तो एजुकेशन का डिलीवरी मैकेनिज़्म कभी बना नहीं, अगर आप सही मायनों में पूछें। तो क्या किया हमने? स्कूल बना दिए। इस किस्म का स्कूल चाहिए, ठीक है। एक गांव को कैसी चीज़ का स्कूल चाहिए? प्राइमरी दे दो भाई, तो प्राइमरी दे दिया। किसी ने मंत्री ने आगे कहा तो जूनियर हाई स्कूल मिल गया। ज़्यादा लड़कियों के लिए ज़रा सा करना हुआ, दिखाना हुआ, तो एक गर्ल्स स्कूल दे दिया। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हर 5 स्कूल के बाद एक माध्यमिक शिक्षा का होना चाहिए, हर 11-12 स्कूल के बीच में एक इंटर कॉलेज होना चाहिए। ये अगर ये तंत्र पहले से बना करके मैदान में उतार दिया जाता तो आज एक बच्चा हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा होता। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रोजगार के लिए देश की युवा पीढ़ी को तैयार करने वाले उन संस्थानों की जो उज्जवल भविष्य की बुनियाद रख रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम बुनियाद है मजबूत की। इस हफ्ते हमारी टीम ने जायजा लिया बरेली में स्थित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान का। ये संस्थान कुक्कुट पालन की अलग अलग प्रजातियों पर काम कर रहा है। इसके अलावा भी इस संस्थान ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। डालते हैं एक नजर।
देश में कुक्कुट पालन एक बेहद ही महत्वपूर्ण व्यवसाय बन चुका है। कृषि का अभिन्न अंग कुक्कुट पालन देश की आर्थिक स्थिति को और बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। कुक्कुट उत्पादन में वृद्धि से इसके उत्पादन में भी तेजी देखी जा रही है। देश की लगभग 70% जनसंख्या अंडा और मांस का उपयोग करती आ रही है। देश में कुक्कुट अनुसंधान के इसी महत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 2 नवंबर सन 1979 को बरेली जनपद के इज्जत नगर क्षेत्र में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। संस्थान पिछले 34 वर्षों से कुक्कुट विज्ञान के क्षेत्र में शोध, शिक्षा और प्रसार कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। संस्थान द्वारा बटेर की 4, बतख की 3, टर्की की 3, गिनी फाउल की 3, देसी मुर्गी की 4, लेयर की 3 तथा ब्रॉयलर की 4 नस्लों को विकसित किया गया है, जिनकी देश के विभिन्न भागों में अत्यधिक मांग है। ये सारी प्रजातियां भारत की जलवायु के अनुकूल विकसित की गई हैं तथा विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में उत्पादन करने में सक्षम हैं। बतख भी है, टर्की भी है और गिनी फाउल भी है और हमारे देश के कई भागों में जापानीज बटेर का भी उत्पादन हो रहा है। अब हम टर्की का मीट जैसे लेते हैं तो टर्की जो है एक मुर्गी से आकार में काफ़ी बड़ी होती है और वो 8 से 12 हफ्ते में करीब 3 से 5 किलो की हो जाती है। जो इसका नर होता है वो 5 किलो का हो जाता है और मादा 3.5 किलो की हो जाती है। तो अच्छा, इसमें एक अच्छा मीट मिलता है। और दूसरी इसकी ये एक अच्छी बात है कि टर्की का जो मांस है वो एक मुर्गी के मांस के कंपैरिजन में फैट कम होता है उसमें। तो जैसा कि आप जानते हैं आजकल एक जनता में काफ़ी अवेयरनेस हो गई है कि हम वासा या चर्बी रहित खाएं या कम खाएं। एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो मुर्गी का मांस जो है उसके लिए बहुत ही सुरक्षित माना जाता है और अच्छा होता है। आपको जैसा पता होगा कि जो टर्की है ये एक बड़ी ट्रेडिशनल बर्ड मानी जाती है। डेवलप्ड कंट्री में क्रिसमस में और थैंक्स गिविंग पार्टी में पर्टिकुलरली इसका मीट इसी का बनता है। प्रत्येक विभाग में अनुसंधान संस्थान परियोजनाओं के साथ साथ प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य भी किया जा रहा है। संस्थान द्वारा कुक्कुट प्रसार के विभिन्न माध्यमों जैसे लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम, दूर दराज इलाके में प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता शिविरों, क्षेत्र प्रदर्शन के माध्यम से संस्थान में विकसित की जा रही तकनीकों का प्रसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संस्थान में कंप्यूटर इकाई भी है जिसमें विभिन्न अनुसंधानों से जुड़े आंकड़ों पर विश्लेषण किया जाता है। दोस्तों, अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हफ्ते भर की जानकारियों को एक साथ देखने का ये सुनहरा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस छोटे से विराम के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं हमारे अगले कार्यक्रम बातें खेती की, जिसमें हम आपको खेती से जुड़ी हर जानकारी देते हैं। लीची हर किसी का मन पसंदीदा फल है और इसका स्वाद लगभग सभी ने लिया होगा, लेकिन क्या कभी आपने जाना है कि इसको आप तक पहुंचने से पहले गुजरना पड़ता है कितनी ही परीक्षाओं से। मेरा मतलब इसकी खेती से है। इस हफ्ते हमने आपको बताया था लीची की खेती के बारे में और साथ ही इसकी मार्केटिंग से जुड़ी बातों से भी आपको अवगत करवाया था। साथ ही हमने अपने कृषि विशेषज्ञ के साथ दिए थे अपने किसान दोस्तों के कुछ सवालों के जवाब। वास्तव में ये लीची जो है वो चीन का फल है। ये चीन का पौधा है और वहाँ सदियों से जो है इसकी खेती की जा रही थी। 17वीं सदी में जो है ये भारत में लाया गया। ये जो है हिमालय की तलहटियों में बहुत अच्छी तरीके से उगाया जाता है और इसके लिए जो है जनवरी फरवरी में 60 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम होना चाहिए और गर्मी में इसके लिए जो है 36 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम होना चाहिए। बिहार राज्य में जो है स्पेशल जो है ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा इसके लिए जो है
लीची के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हमारे मुजफ्फरनगर में जो है कैल्शियम वाली जो मृदाएं पाई जाती हैं, इनमें लीची बहुत अच्छी होती है। उसका कारण है कि जिन मृदाओं में कैल्शियम पाया जाता है उसमें जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। इसलिए लीची के पेड़ को बहुत नमी की आवश्यकता होती है। लीची को जब हमने खेती की, उसको बनाया, उगाया, उसके बाद आती है उसको खपत करने की, तैयार माल को बाज़ार में खपत करने की। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऑफिशियली इसको कहाँ कहाँ इसका उत्पादक का क्षेत्र माना जाता है और खपत इसकी ज़्यादा कहाँ होती है? देखा ये जाता है आमतौर पर कि लीची जो है वो बाज़ार में बहुत थोड़े समय के लिए आती है। हाँ, आमतौर पर ये सारी एक साथ ही पकती है और थोड़े समय के लिए बाज़ार में आई, और क्योंकि इसका हम भंडारण नहीं कर पाते हैं, करें तो जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए उन थोड़े दिनों के लिए ही ये फल बाज़ार में मिलता है। और उसी वजह से क्या होता है कि इस फल के ऊपर बहुत आवश्यकता है कि इसको जब उतार लिया जाए, इसकी कटाई हो जाए, फल तोड़ लिया जाए, तो उसके बाद फ़ौरन इसको बाज़ार में ले जाया जाए ताकि अच्छे से अच्छा दाम मिले और खाने वाले को भी पूरा मज़ा आए। पूरा मज़ा आए, क्योंकि बहुत कम वक्त के लिए होता है, जल्दी ख़राब होती है, तो हम इसकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। शेल्फ लाइफ इसकी बहुत कम है। और जब इसको काटते हैं और बाज़ार में लेकर जाते हैं तो ये देखना होता है कि इसके साथ अगर कोई कटा हुआ, फटा हुआ, सड़ा हुआ कोई फल अगर लगा रह जाएगा तो वो बाकी के सारे फलों को गुच्छे में बड़ी जल्दी ख़राब करता है। जैसे अंगूर में भी ऐसे ही होता है, पूरा गुच्छा तोड़ा जाता है, एक नहीं। जी हाँ, इसके पूरे गुच्छे तोड़े जाते हैं और तोड़ के इसको जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो भी बड़ी मज़ेदार बात है कि जो अच्छी वैरायटी होती है, ये अच्छे फल होते हैं जिसमें कहते हैं 1 इंच से ज़्यादा, 25 मिलीमीटर से ज़्यादा जिनका कंधा होता है, जहाँ सबसे चौड़ी होती है ये, वो फल सिर्फ 2 किलो के पैकेट में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ख़ास माने जाते हैं, ताकि पता रहे कि ये ख़ास फल है, ये अच्छा फल है, जिसकी कीमत ज़्यादा मिलेगी, क्वालिटी अच्छी है, अट्रैक्टिव है, देखने में लुभावनी है, तो वो अलग। और उसके जो दूसरे फल हैं वो उससे बड़े पैकेट में होते हैं, 5 से लेकर 8-7 किलो तक के उसमें भेजी जाती है बाज़ार में। और जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब इसको भेजा जाए तो एक तो साफ़ करके भेजना होता है, दूसरी बात कि इसमें ना तो इतनी नमी हो कि वो देखने में गीला रहे या छूने में गीला हो, और ना इतना सूखा हो, क्योंकि अगर ये बिल्कुल सूख जाएगा तो 10 से 12 घंटे में इसके छिलका जो है काला पड़ना शुरू हो जाता है, फिर उतना और अच्छा फिर दाम उसकी बाजार की कीमत जो है बहुत कम हो जाएगी। फिलहाल अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जी, अपना नाम बताएं। हाँ जी, मेरा नाम रानेश्वर है जी। अपना सवाल पूछें। सवाल मतलब मैं कैप्सिकम जो शिमला मिर्च होती है उसके नर्सरी के बारे में मैं पूछना चाह रहा था। शिमला मिर्च की नर्सरी के बारे में पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। देखिए, शिमला मिर्च की जो आप नर्सरी डालेंगे तो जो आपने पहले बीज का सिलेक्शन कर लिया है, तो सबसे अच्छा है कि आप नर्सरी डालने से पहले प्रजाति का सिलेक्शन कर लें। और शिमला मिर्च के लिए आपको कैलिफोर्निया बंडर या पूसा दीप्त, इस प्रजाति का अगर चुनाव करेंगे तो आपको अधिक से अधिकतम उपज मिलेगी। अब आपको लेकर चलते हैं ग्रीन टीवी की चौपाल में, जिसमें हम सभी मुद्दों पर बात करते हैं, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर कृषि से जुड़ी हुई हो, और करते हैं गांव-गांव जाकर इन मुद्दों पर व्यापक चर्चा और जानते हैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। और हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि उनके दुखों का निवारण हम निकालें, साथ ही उन्हें देख स्वस्थ और सुंदर भविष्य। इस बार हमारी चौपाल लगी है अमरोहा में। आइए जानते हैं कि वहां के लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। माता जी, हम जब गांव में घूम रहे थे तो गांव वालों ने हमें गांव दिखाया। तबीयत जो सबसे ज़्यादा ख़राब होती है अगर किसी चीज़ से, तो वो गंदे पानी से होती है। पानी आपके लिए यहाँ पे साफ़ उपलब्ध है नहीं। ऐसे में क्योंकि आप लोग इतने बुज़ुर्ग हैं, अगर आप लोगों की तबीयत ख़राब हो जाए तो 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर अस्पताल है, तो फिर ऐसे में आप लोग क्या करेंगी? के तो अस्पताल में पहुँचेंगे नहीं, मर जाएंगे घर पर ही अपने को, और क्या करेंगे। तो पुराने तरीके से जैसे औषधि वगैरह देते थे गांव में आपस में,
बना के कुछ देसी दवाइयाँ, तो उस तरीके से करते हैं इलाज आप लोग आज भी? और क्या करें, कोई जिसके नसीब में हो बच रहा है, नहीं तो मर जामे है। पुदीने का और प्याज का पानी पिला देते हैं, जैसे लोड दस्त बनते हैं, और उससे ही अपना रात तो काट लेते हैं, सुबह को फिर लेकर जाते हैं। गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके लिए काफ़ी परेशानी का सबब है ये, तो अगर अस्पताल नहीं है तो इतनी दूर आप लोग लेके जाते हैं? हाँ जी, ऐसे ही लेकर जाते हैं, ट्रैक्टर में खाद डाल लेते हैं, ट्राली में सब जने बैठ जाते हैं, ले जाते हैं, किराए की गाड़ी मंगा लेते हैं, उससे ले जाते हैं। कोई भी किस तरह की सुविधा नहीं है। अच्छा, सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं, सरकार ने महिलाओं के बारे में। यहाँ पे एक महिला बैठी है, इनसे ज़रा जान लेते हैं, इनसे बात कर लेते हैं, कुछ बोलना चाहती हैं। हाँ जी, आप बताएं। बताइए बताइए। सर, मेरे एक बच्चा पैदा हुआ था, मतलब अड्डे पे ले जा रहे थे, रास्ते में खत्म हो गया। हाँ बताइए। 3 दौरे पड़े उस लड़के को, दौरे लेने को। उस टाइम डॉक्टर भी गांव में नहीं था, वो खत्म हो गया रास्ते में ही। पहले से ही कोई सुविधा नहीं। फिर बड़ा लड़का हुआ। क्या हुआ था बच्चे को? क्या हुआ था? दौरा पड़ा था उसे। दौरा पड़ा था? कितने साल का बच्चा था? टेक्निस बने क्या हुआ। फिर दूसरा बच्चा हुआ, उसे भी बहुत तंग हालत होगी, उसे भी बहुत मुश्किल बचाया, बहुत जोया लेके गए रात में ही। बहुत परेशानी भुगती हमने उसके कारण भी। ये दर्द इनकी ज़ुबानी है, आप देख सकते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है शायद। अगर इनका कहना गलत है कि जिन चीज़ों की ज़रूरत हम सभी को है, अगर जल जीवन है तो जीवन यहाँ क्यों नहीं? अगर अस्पताल आपके लिए शहरों में रह रहे लोगों के लिए ज़रूरी है तो फिर यहाँ क्यों नहीं? मैं विकलांग हूँ। विकलांग है आप? हाँ। अच्छा। और 4 दिन हो गए सुसर खत्म हो गया। हमारा कोई वो मतलब कमाने वाला नहीं है, एक सुसर थे, उनकी पेंशन आती थी, वो भी खत्म हो गए। तो आपके घर में कोई नहीं है? अब हमारे घर में कोई नहीं है, घर वाले हैं, उनका दिमाग है। शादीशुदा है आप? हाँ। आपके पति? घर वालों का दिमाग ऐसा ही हो, कुछ कर नहीं सकते, तो 3 बच्चे हैं, आगे को कोई वो साधन नहीं है बच्चों को पालने का। तो आप यहाँ अकेले रहती हैं? ना, रहते तो हैं, टांग टूटी पड़ी है, बुढ़िया सास की टांग टूटी पड़ी है, वो भी ऐसी पड़े रहे हैं घर वाले। अच्छा, ऐसे विकलांगों के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं, आप लोग ने आवेदन किया? मनरेगा के तहत आप लोगों को कुछ बहुत किया, कई बार किया, पर कोई वो नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। पैसे ले जाके सबने खा लिए। आपने पैसे दिए? हाँ दिए। कितने पैसे दिए? कई बार, कभी 500, कभी 1000, कई बार ही दिए। कौन लेके जाता है ये पैसे आपसे? यही ले जाओ, गांव के। आपने बात प्रधान के आगे रखी? प्रधान के आगे, प्रधान ने भी कोई साथ नहीं दिया हमारा। एक बार फिर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम अपनी डायरी में से आपको देंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और साथ ही आपको रूबरू करवाएंगे आपकी सेहत से जुड़ी कुछ रोचक बातों से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम साप्ताहिकी में। अब नजर हमारी डायरी पर, यानी बात हमारे कार्यक्रम देश डायरी की, जिसमें हम आपको देश के कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों से रूबरू करवाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपके आसपास की सभी खबरों के साथ आपको अपडेट रखें। आइए जानते हैं इस हफ्ते की इन सुर्खियों में क्या क्या रहा खास। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों को काबू में रखने के लिए कई उपाय किए थे। सरकार ने राज्यों को भी कीमतों पर अंकुश लगाने संबंधी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद प्याज की सबसे बड़ी मंडी में प्याज की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। बीते हफ्ते लासलगांव मंडी में प्याज का औसत थोक भाव करीब 2550 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा, जो नवंबर 2013 के बाद सबसे ज्यादा भाव है। इतना ही नहीं, बेहतर क्वालिटी के प्याज की कीमतों में और तेजी देखने को मिली। महज जुलाई में ही प्याज की कीमतों में 1000 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। जून अंत से लासलगांव मंडी में प्याज का भाव 1450 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था और 23 जुलाई को भाव बढ़कर 2550 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया।
दाल की कीमत किचन से लेकर संसद तक का मुद्दा लंबे समय से बना हुआ है। पिछले एक साल में दाल की खुदरा कीमतों में 41% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि दाल की कीमतों में इजाफे का सबसे बड़ा कारण मौसम रहा है, जिसका असर उत्पादन पर हुआ है और यही वजह है कि दाल की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार दर्ज की गई है। कुछ प्रमुख दालों की कीमतों में करीब 12% से 41% के बीच की बढ़ोतरी रही है। केंद्र सरकार दाल की कीमतों को काबू में करने के लिए कई उपाय भी कर रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान किसानों से दलहन फसलों की खेती करने की अपील की थी, ताकि दाल उत्पादन बढ़ाया जा सके। वहीं केंद्र सरकार ने दाल आयात बढ़ाने का भी फैसला लिया था। देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन पैदा करने वाले राज्य मध्य प्रदेश में सोयाबीन की पैदावार घट रही है। पिछले 2 साल में ही इसका रकबा मालवा और मध्य भारत में 8 लाख हेक्टेयर तक कम हुआ है। देश का सबसे ज्यादा 54% सोयाबीन मध्य प्रदेश में ही उपजता है। अब तक किसान सोयाबीन को ही नकदी फसल मानते आए हैं, मगर अब राज्य के किसानों का नजरिया बदल रहा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि मॉनसून की अनिश्चितता से परेशान किसान दूसरी फसलों की खेती कर रहे हैं। सोयाबीन की जगह धान और मक्का ने ले ली है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की पैदावार में कमी दर्ज की गई है। झारखंड के गांव अब ज्यादा खुशहाल और बेहतर सुविधाओं से लैस होंगे। यूं तो झारखंड के ज्यादातर गांव सरकार की अनदेखी की वजह से पिछड़े हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत झारखंड के 100 गाँव को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जोड़ा जाएगा। इस योजना के जरिए इन गाँव में सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही इनका विकास एक मॉडल गाँव के तर्ज पर किया जाएगा। जिन गाँव में अनुसूचित जाति के लोगों की आबादी 50% से अधिक है, उन्हें इस योजना में शामिल कर केंद्र और राज्य सरकार से 20 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। अब बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको हर बीमारी की पूरी जानकारी देते हैं, उपचार के साथ ही एक्सपर्ट डॉक्टर से भी मिलवाते हैं। जैसे कि अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर टीबी की बात करें तो उनकी तरफ से टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चलाए गए जो कि डॉट्स है, एड्स के लिए प्रोग्राम चलाए गए हैं, और अगर हेपेटाइटिस की बात करें तो सरकार की तरफ से इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सरकार की तरफ से एक हर सरकारी जहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वहाँ पर अब उपलब्ध है। हर सरकारी अस्पताल में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन उपलब्ध है। बाकी कई एनजीओज हैं, लॉयंस क्लब है, कई लोग जो बी के कैंप लगाते रहते हैं और इन पब्लिक वो बी टाइप वैक्सीन लगाते रहते हैं। स्कूलों में भी बच्चों के कैंप लगते रहते हैं। पर सरकार को उसको जिस तरह अलग प्रोग्राम करें, जिस इतनी बड़ी बीमारी बन गई है कि इसको नेशनल प्रोग्राम बना दें, नेशनल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम डिक्लेयर कर देना चाहिए। और इसका इतना अगर प्रिवेंशन से जो इंजेक्शन हैं उससे अगर रुक सकती है इतनी बड़ी बीमारी, तो पूरे राष्ट्र के हित में रहेगा, इकोनॉमिकल भी रहेगा। तो सर, विश्व हेपेटाइटिस दिवस के मौके पर मैं चाहूंगी कि आप भी हमारे व्यूवर्स को एक मैसेज दें जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहे। मेरा मैसेज यही है, जितने भी व्यूवर्स हैं जिसने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं लगवाया है वो आज से ही अपना वैक्सीन नियर बाई मेडिकल स्टोर या नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट करके वो लगा लें। स्पोर्ट्स में हैं जिनके इंजरी होती रहती है, ड्राइवर हैं और जो अस्पतालों में काम करते हैं, वो लोग ज़रूर लगवाएं। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो कि वायरस से आती है और हेपेटाइटिस भी कई तरह की होती है। जैसे हेपेटाइटिस ए होता है जो खाने पीने से, पानी से फैलता है और उससे किसी को जॉन्डिस होता है लेकिन वो जल्द ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ खतरनाक हेपेटाइटिस होते हैं बी या सी जो कि लिवर को डैमेज कर देते हैं इस तरह से कि व्यक्ति को लिवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी करानी पड़ सकती है या लाइफ भी नहीं बच सकता है। तो हेपेटाइटिस काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल है, इसको रोका जा सकता है अगर सही कदम उठाए जाए। और जैसे साफ़ पानी, खाने पीने का, रक्त के प्रोडक्ट्स को जब हम लेते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह, उसमें ध्यान अगर बढ़ती जाए तो ये पूरी तरह से अवॉइडेबल है। जैसे ओबेसिटी ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है और बहुत ज़ोर से बढ़ रहा है, वैसे बहुत सारे कम्युनिकेबल डिसीजेस, लिवर डिसीजेस भी बढ़ रहे हैं, जिसका एक रीज़न है हेपेटाइटिस का। तो इसका अवेयरनेस, टाइम पे वैक्सीनेशन, टाइम पे टेस्ट जांच करना, लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाना, ये पूरी कंट्री को मालूम होना ज़रूरी है।
और ये अवेयरनेस के लिए ये दिन सबसे इम्पोर्टेंट है। हेपेटाइटिस के लिए जागरूकता, अत्यंतिक जागरूकता चाहिए, क्योंकि बात ऐसी है, हाइजीन अपने देश में बहुत पुअर स्केल पे चला जाता है। सेकेंड थिंग इज़ हाइजीन के बारे में जो भी हाई क्लास, हाई सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस वाले लोग हैं, उनके दिमाग में भी हाइजीन के लिए इतनी जागरूकता नहीं है। थर्ड थिंग इज़ द फूड कंटेंट एंड द फूड हाइजीन ऑल्सो नीड्स टू बी केयर अबाउट। जैसे लोगों को आज हार्ट की बीमारी का डर लगता है कि हार्ट अटैक आया तो क्या होगा, वैसे लोगों को एक्चुअली अभी तक मालूम नहीं है कि लिवर की बीमारी क्या होती है और उसका क्या होगा। बहुत ओवरलुक किया जाता है लिवर को, एंड दिस इज़ नॉट गुड। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं मुनाफों से जुड़ी खबर। मुनाफे की में इस हफ्ते हमने बात की थी प्याज की, और आपको बताया किस तरह एक बार फिर आम आदमी को रुलाने वाला है प्याज। क्या लगता है आपको, देश में जो इसकी जो मेजर मंडीज हैं प्याज की, वो कौन कौन सी हैं, और वहाँ पर अब तक प्याज की जो स्थिति है वो क्या कहती है? बिल्कुल संध्या जी, देखिए नासिक मेजर मंडी अगर हम देखा जाए तो नासिक है जहाँ से मेजर प्याज का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा जो है हासलपुर गांव है, वहाँ पे मेजर इसकी प्रोडक्शन होती है। राजस्थान, पंजाब, यहाँ से भी प्याज जो आया जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो वो नासिक का रहता है रोल। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से लगातार डिमांड में हम देख रहे हैं कि सप्लाई में कमी बनी हुई है, लेकिन डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, उसके चलते भाव हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर अभी हम हाजिर मंडियों की बात करते हैं और वहाँ पर हमने देखा है कि 30 से 35 रुपये किलो प्याज जो है वो बिक रहा है। अगर इसके तेजी की बात करते हैं तो क्या लगता है भाव और यहाँ से कितना ऊपर बढ़ सकता है? देखिए संध्या जी, अगर हम पिछले 15 दिन पहले की अगर हम बात करते हैं तो प्याज जो था पहले 20 से 25 रुपए की रेंज में ही बिक रहा था, बट अभी 15 दिनों में 35 से 40 तक की रेंज में पहुंच गया है, और आने वाले समय में भी हो सकता है, देखा जाए तो ये 100% के आसपास की बढ़ोतरी हो चुकी है। और अगर हालात इसी तरह रहे तो हो सकता है कि हमें यहाँ से 15 से 20 रुपए की तेजी हमें और देखने को मिले, तो प्याज जो है एक बार हो सकता है कि हाफ सेंचुरी लगा देगा, 50 रुपए तक आ जाएगा। साहिल जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से लगातार प्याज के दाम बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में और बढ़ने की आशंकाएं लगाई जा रही हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं सरकार ने भी इस तरह का इनिशिएटिव लिया है कि जो प्याज का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो $425 प्रति टन कर दिया है। क्या आपको लगता है इस तरह के इनिशिएटिव से जो महंगाई है, जो प्याज की जो ऊंचे जो भाव हैं, उनको कहीं ना कहीं एक दायरे में लाया जा सकेगा? बिल्कुल संध्या जी, अगर तुम सरकार के इस कदम की बात करते हुए, सरकार का कदम सराहनीय है। जो अगर देखा जाए तो सरकार ने कीमतों को बढ़ते को भांपते हुए पहले ही जो है इसके निर्यात का जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ा दिया गया है, 425 रुपये डॉलर प्रति टन कर दिया गया है। इससे ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत महंगाई जो है काबू में आए, लेकिन अगर जिस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं प्रोडक्शन, डिमांड और सप्लाई को अगर हम देख रहे हैं तो आने वाले समय में उतनी काबू में आती हुई नहीं दिखाई दे रही है जितनी की आनी चाहिए। बिल्कुल, और उसी के साथ अगर हम इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं, अगर इस तरह का सिनेरियो रहा तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी इसका कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल संध्या जी, अगर हम जिस हिसाब से इसका सिनेरियो रहता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि देखा जाए तो सरकार ने जो है इसके एक्सपोर्ट पे ऑलरेडी समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, तो हो सकता है कि और देशों में इसकी मांग में थोड़ी सी कमी आए और हमें डोमेस्टिक जो घरेलू मंडियाँ वहाँ पे इसकी आवक थोड़ी सी तेज़ और प्राइस जो है गिरें। बिल्कुल, हर बार जब भी प्याज के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता को इसका सामना करना पड़ता है, और आम जनता को ज़्यादा परेशानियां होती हैं, क्योंकि 50 रुपये किलो और 60 रुपये किलो प्याज खाना आई थिंक एक आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल वाली बात होती है। क्या लगता है आपको, अगर हम सभी मंडियों की बात करते हैं और आने वाले दिनों की बात करते हैं, तो क्या ये जो स्थिति है इसमें कोई सुधार आएगा और भावों में थोड़ी सी नरमी देखने को मिलेगी? संध्या जी, देखिए इसके बारे में कहना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये कह सकते हैं थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से 15 दिनों में अभी हमें तेज़ी देखने को मिली है और आने वाले समय में भी बाजार में ऐसी अफवाह है कि अभी हो सकता है कि थोड़ी सी हमें तेज़ी और देखने को मिले। हो सकता है एक बार महीने के लिए भाव जो है यहीं स्टेबल रहें, पर आने वाले समय में हमें 5 से 10 रुपये की तेज़ी एक बार और देखने को मिल सकती है, और ओवरऑल जो है हमें ये 50 से 55 रुपये तक जा सकता है। अब बात पशुपालन से जुड़ी। इस कार्यक्रम में हम आपको देते हैं जानकारी आपके पशुओं से जुड़ी कि कैसे रखें उनका ख्याल, और अवगत कराते हैं कुछ ऐसी ही जानकारी से जो पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण हो। और इस हफ्ते हमने बात की पशु प्रजनन से जुड़ी हुई वो बातें जो इसमें ध्यान रखनी बेहद ही ज़रूरी है।
साथ ही दिखाया आपको कि किस प्रकार देश के अलग अलग संस्थानों के वैज्ञानिक पशु प्रजनन के अहम भाग वीर्य संग्रह कर भविष्य में पशुओं की नस्लों को बेहतर बना रहे हैं। आदर्श रूप से देखा जाए तो किसी भी डेयरी फार्म पर गाय और भैंस में पहली बार गर्भ ठहरने की दर 60% होनी चाहिए, लेकिन वही ग्रामीण पशुओं को देखा जाए तो उनमें ये दर काफी कम होती है। इसके मुख्य कारण हैं पशु को समय से गाभिन करवाने के लिए ना ले जाना। ये देखा जाता है कि पशुपालक या तो बहुत जल्दी या पशु की गर्मी निकल जाने पर गाभिन कराने ले जाते हैं। ऐसे में ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर पशु शाम को गर्मी में आए तो अगले दिन सुबह, और अगर पशु में गर्मी के लक्षण सुबह दिखाई पड़े तो उसी दिन शाम को गाभिन करने ले जाना चाहिए। पशु गर्मी में आते हैं और गर्भाधान करने पर कभी कभी गर्भ नहीं ठहरता है। इससे हमारे किसान भाइयों में, पशुपालक भाइयों में बहुत ही निराशा होती है कि कभी ये बहुत ही देखने को मिलता है कि हमारी गाय और भैंस 21वें दिन में आ रही है गर्मी में, लेकिन गर्भ नहीं ठहर पा रहा है। तो सबसे पहले हम इन किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को बताना चाहते हैं कि जब भी ऐसे पशु में गर्मी के लक्षण आएँ तो सबसे पहले वो देखें कि उसमें अमुक जो है योनि से जो स्राव आता है, जो श्लेष्मा है योनि से, जो उसका रंग देखें, क्योंकि वो गर्मी के लक्षण में सामान्यतः रंगहीन होना चाहिए, कोई गंध नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई मटमैलापन नहीं होना चाहिए, अंडे की सफ़ेद जर्दी जैसा हो, और कोई मट्ठा जैसा कोई अगर आता है और बदबू आती है तो सामान्यतः कोई समीपस्थ पशु चिकित्सालय से, पशु चिकित्सक से दिखाएं, क्योंकि ऐसे पशुओं में होता क्या है कि अगर आप कृत्रिम गर्भाधान करा देंगे तो वो ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि गर्भाशय में यानी कि पशु की बच्चेदानी में कुछ न कुछ संक्रामक रोग होता है या नहीं तो सूजन होती है। तो इससे पहले उसको कृत्रिम गर्भाधान कराने से पहले उसका उपचार कराना ज़रूरी होता है। तो जब भी पता लगेगा कि पशु आपका जब गर्मी में आए तो उसका योनि का स्राव देखे। पशुपालकों को रोजाना शाम हो या सुबह गर्मी के लक्षण बिना किसी रुकावट के देखने चाहिए। भैंस में गर्मी के दिनों में खासकर अप्रैल से जुलाई के महीने तक गर्मी के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते या बहुत ही कम दिखाई देते हैं। हमारी विदेशी नस्ल की अमेरिकन या और जात की जो बच्चियां हैं उनमें जो है गर्मी, जो प्रथम गर्मी जो है 18 महीने पर या और कम ही आ जाती है, लेकिन हमारे देश में या हमारे यहाँ प्रांत में देखने को मिलता है कि गायों में 28 से 32 महीने तक भी हमारी बच्चियाँ हो जाती हैं, लेकिन गर्मी के लक्षण प्रकट नहीं होते। और भैंसों में भी देखें तो करीब करीब 4 साल की पड़िया हो जाती हैं, तो उनमें जो है भैंसों में गर्मी के लक्षण प्रकट नहीं होते। हर्बल का एक मैं नमूना उदाहरण के तौर पर जो बेल की पत्र है, यानी कि बेल की पत्ती और मीठा नीम की पत्ती ले लें, और हमारे पशुपालक भाई ये सब जगह मिलते हैं, और इनको सुखा लें और ऐसी पत्तियों को दोनों को मिश्रण कर 100 ग्राम रोज़ाना 10 दिन तक देवें, तो निश्चित रूप से पशुओं को हमने देखा है और अपने फार्म पर भी और फील्ड में भी ये ट्रायल किए गए हैं, 70 से 80% हमको सफलता मिलती है। पशु हमारा गर्मी में आ जाता है, और बहुत ये गर्मी के जो लक्षण आते हैं वो बहुत तीव्रतापूर्ण होते हैं, जिससे कि पशु हम जो है कृत्रिम गर्भाधान से गाभिन करके उसको हम आर्थिक लाभ ले सकते हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब हम बात करते हैं अपने कार्यक्रम एक दिन जिंदगी की, जिसमें हम बताते हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने खुद को भुलाकर देश हित में अपना अहम योगदान दिया हो और उनका काम बाकी समाज के लिए प्रेरणा का सबब हो। इस हफ्ते हमने आपको मिलवाया था जीपी भगत से, जो कि एक वृद्धा आश्रम चला रहे हैं और ऐसे बूढ़े लोगों को अपने पास रखते हैं जिनके बच्चे अपने खुद के माँ बाप को सड़क पर छोड़ चले जाते हैं। आइए जानते और समझते हैं ऐसा करने की प्रेरणा उनको कहां से मिली। मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। मैं मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद मैं अपने बुजुर्गों के, जिनको मैं भगवान मानता हूँ, उनके दर्शन के लिए सुबह सुबह आता हूँ। आइए मैं आप सबको मिलवाता हूँ। राम 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 राम। ठीक हो? ठीक हो ना? हाँ अच्छा। नाश्ता किया? अच्छा 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 ठीक है। क्या तकलीफ? दर्द है? हाँ तो दवाई देते हैं ना अभी। हाँ अभी दवाई देते हैं, दवाई देंगे। ये वो बुजुर्ग हैं
जिनको ना तो दिमाग ठीक है ना तो शरीर ठीक है, ये पैरालाइज्ड हैं, फ्रैक्चर्ड हैं। ये बुज़ुर्ग जो हैं बहुत ज़्यादा उम्र दराज लोग हैं, 80-90 के साल के हो गए हैं और ये कोई चल फिर नहीं पाते हैं। इसमें से इनका याददाश्त भी इनकी ख़त्म हो गई है, ये चल फिर नहीं सकते हैं। इसीलिए इनको ज़मीन पर रखा गया और सामने टॉयलेट बाथरूम है, ताकि अगर इनको कुछ लोग खिसक के जाते हैं, ज़्यादातर लोगों को तो डायपर लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोग जो हैं इसमें जाते हैं बाथरूम में। हमारी एक माता वो बैठी हुई हैं, पुनिया बाई, बहुत पुरानी हैं, ये काफ़ी समय से यहाँ रह रही हैं, क्योंकि ये लोग बहुत बुरे हाल में, इसलिए इनको ज़मीन पर जो है, चूँकि बेड लगा नहीं सकते हैं इनके लिए, कि इन लोगों को आसानी रहे। ज़मीन पर सारी सुविधाएं इनको जो है खिलाना पिलाना, नहीं खा पाते इनको वहाँ से खिलाया जाता है। राम राम माँ, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, राम। सब कुछ भूल गई हैं, लेकिन इतना याद है कि तमिलनाडु से इनके बच्चों ने इनको यहाँ पर भेज दिया, छोड़ दिया, ट्रेन में बिठा दिया और ये दिल्ली पहुँच आई। दिल्ली में हमें खबर मिला, क्योंकि हम लोग उठा के लाते हैं रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, इनको हम लोग लेकर आए थे। मैं यहाँ 2003 से जुड़ी हुई हूँ और मैं यहाँ बुज़ुर्ग लोगों की सेवा करती हूँ, इनको देख रेख करना। मैं यहाँ से हमेशा जब तक रहूँगी, इस दुनिया में जुड़ी रहूँगी, क्योंकि सेवा से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती। लाचार बुज़ुर्गों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब मैं आपको ले चलता हूँ बाबा लोगों के वार्ड में, जहाँ पर ये बुज़ुर्ग लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं। राम राम बाबा लोग, राम राम, राम राम। सुबह नहलाने धुलाने के बाद इन लोगों को कुर्सी पर इसलिए हम बिठाते हैं, क्योंकि अगर 24 घंटे लेटे रहेंगे तो इनको बेड सोर होने का डर रहता है। इसलिए दोपहर तक कम से कम 4 घंटे हम लोग जो हैं इनको कुर्सी पर बिठाते हैं, और साथ में इनका जो भी है इलाज नर्सेज वगैरह करते रहते हैं। बीपी लेना, शुगर लेना कुर्सी पर आसानी से हो जाता है। बीच बीच में इनको उठा कर ले जाते हैं, कभी एक्सरे में, कभी लैब में। ये जितने भी बुज़ुर्ग हैं ये मानसिक तौर पर कोई ठीक नहीं है, सब अल्जाइमर डिमेंशिया के लोग हैं। कपड़ों में ही टॉयलेट बाथरूम करते हैं, चल फिर नहीं सकते, बहुत बुरे हाल में। कितने लोग हैं, देखिए इनका पैर टूटा हुआ है, पूरा तो दोबारा इनका प्लास्टर हुआ है। जब से मैं जुड़ी हूँ मैंने बहुत बुरे बुरे कंडीशन में बुज़ुर्गों को देखा है, कैसे बच्चे मार के घर से निकाल देते हैं और इतनी बुरी तरह से मारते हैं, इनके कई चोट लगे होते बैक में, बहुत बुरी तरह से कह नहीं सकते। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि ऐसा मतलब कोई भी नहीं करता अपने हाथों से। कोई भी मालिक ऐसा काम नहीं करेगा जो अपने हाथों से इनके सफाई करे, लैटरिन करे, सारा करते हैं सर। एक बार फिर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन के सागर की ओर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गाना सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। अगर कोई उदास है तो बस उसे संगीत सुना दीजिए और फिर देखिए कमाल। अगर कोई खुश है तो उसकी खुशी में और 4 चांद लगाता है संगीत। और अपने इस कार्यक्रम से हमारी कोशिश रहती है कि आपको नए नए कलाकारों से मिलवाए और उनके संगीत द्वारा आपके चेहरे पर एक खिलती सी मुस्कान लाए। हमने पहले भी आपकी मुलाकात करवाई थी ऑड स्टेट्स बैंड से। उनके संगीत के साथ उनसे जुड़ी बातों पर से भी पर्दा उठाया था। आइए फिर से एक झलक देखते हैं उनके संगीत से जुड़ी। अगर एक हाथ में सूफी संगीत को रखा जाए और दूसरे हाथ में प्रेम को रखा जाए, और जैसा कि आपका जॉनर है फ्यूजन, अगर दोनों को मिला दें और वो चीज़ आपकी ओर से आए तो क्या बात होगी। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि क्यों ना समय ज़ाया करने से अच्छा है कुछ ऐसा ही आपका लिखा हुआ, आपका बनाया हुआ कुछ सुना जाए। तो एक पंजाबी गीत हम सुनाना चाहेंगे जी। तो ये उसी चीज़ पे लिखा मैंने, जैसे पिछला गाना मौला पे था जी। ये भी वैसा ही गाना है एक तरह का, पर इसको हम स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि लव वर्ड जो है उस पे बेस्ड है। यानी कि पिछले गाने में आपने गॉड को स्पेसिफाई किया था कि हाँ ये ईश्वर के लिए है, तो ये गाना। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, दोनों चीज़ें जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है जी। जो हम ये नहीं बोल सकते कि जो लव का रिलेशनशिप है वो एक मेल और फीमेल भी है, हर एक तरह से है। तो वही चीज़, उसी चीज़ को मैं मेन रखते हुए मैं गाना बनाया है। जी जी बिल्कुल।
माही वे माही 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 वे माही 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 वे माही 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 मेरे दिल दिया सोचा दी तू हकीकत है माही माही वे माही 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 वे माही 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 मेरे दिल दिया सोचा दी तू हकीकत है माही माही वे माही 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 वे माही माही तेरिया सोचा विच दिन मेरे लंघ दे ने ए रुख ए हवा तेरे लग दे ने तेरिया सोचा विच दिन मेरे लग दे ने ए रुख ए हवा तेरे लग दे ने चल देने सा माही माही वे माही 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 वे माही माही मेरे दिल दिया सोचा दे तू हकीकत है माही माही वे माही माही वे माही माही वे माही माही वे माही आई एम श्योर जो भी मैंने आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया वो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।